हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। यस बेटा, हम करेंगे फॉर क्लास 7 चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जो यहाँ पे वर्ड है रेस्पिरेशन, ये जो टर्म है, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में होता क्या है। देखो, नॉर्मली अगर डिस्कस किया जाता है तो क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होगा। क्लास में अगर बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, तो सामने से रिस्पॉन्स क्या मिलता है, मैडम हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। बट नहीं बेटा, यहाँ पे डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन होता क्या है, जो हमने फूड इनटेक किया है, जो खाना हमने खा लिया। देखो, आप है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ चुके हो कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। जो भी हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद वो जो फूड है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब वही जो ग्लूकोज की फॉर्म में फूड हमारी बॉडी में स्टोर हो गया है, क्या हम डायरेक्टली उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं? मीन्स ठीक है, ग्लूकोज बन गया, एनर्जी मिल गई? नहीं, वहां पे उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगा क्या, वो जो हमने फूड खाया था ग्लूकोज की फॉर्म में जो हमारी बॉडी में स्टोर हो गया, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न अप हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वही एनर्जी जिसे हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं एनर्जी को? वॉक करने में, टॉक करने में, बातें करने में भी तो एनर्जी लगती है ना भाई। बातें करने के बाद भी थक जाते हैं। अभी मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, एनर्जी की नीड है। राइटिंग करूंगी बोर्ड पे, एनर्जी की नीड है। आप डांसिंग करते हो, जंपिंग करते हो, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, दो भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। क्योंकि सोए हम हैं फिजिकली, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी बहुत सारे काम कर रही है उस टाइम पर भी। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, वही चीजें हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए बेटा, जो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि रेस्पिरेशन में होगा क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम फूड खाते हैं, वो फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एयर से मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो फूड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। ठीक है, और उसी एनर्जी को फिर हम कंज्यूम करते हैं अपने बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया भाई? ये एक केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो रेस्पिरेशन है वो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस, देन यू कैन से जो रेस्पिरेशन दैट इज केमिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस होता है। क्यों होता है केमिकल प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कौन सा न्यू सब्सटेंस? एनर्जी बन रही है। ठीक है, एनर्जी बनेगी। साथ में देखो, आप जब भी देखो, एक चीज और मैं इसके साथ में आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सुनने में एक सा लगता है ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है, लेकिन अभी जिन्होंने अभी सुना उनको पता चल गया होगा। देखो, ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहां पे कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सामान, यहां पे कोई नई चीज नहीं बनती। बट जो यहां पे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। न्यू सब्सटेंस यहां पे फॉर्म होगा। कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने वाला है यहां पर? एनर्जी। अब जब आप सांस लेते हो, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल क्या होगा? सांस अंदर लेना। नोज से आप एयर को इनसाइड लेते हो ना, अपनी बॉडी के अंदर एयर को फिल करते हैं, किसकी हेल्प से? हमारी नोज की हेल्प से। तो इनहेल करते हैं एयर को। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो रिच होती है। ऊपर एरो लगाया, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा है। बट जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते टाइम जो एयर हमारे नोज से बाहर आ रही है, उसके अंदर अब CO2 ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जा तो रही है CO2 भी, अदर जो गैसेस है वो भी, बट जो CO2 की जो क्वांटिटी है वहां पर कम होती है। बट जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन CO2 सांस बाहर छोड़ते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या बन के आया? हमने इनटेक किया था ऑक्सीजन को, लेकिन बाहर क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साथ में कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स। तो ये नई चीजें बन गई है ना यहाँ पर। यहाँ बनने का जिक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है कि हमने एयर को अंदर लिया है, एयर को छोड़ दिया। भाई एयर के अंदर अब कौन सी चीजें रही हैं, वो जो चीजें होंगी वो रेस्पिरेशन की वजह से होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में सिर्फ हम एयर को एक्सचेंज कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कंटिन्यू। आप सो रहे हो तो भी ये प्रोसेस चल रहा होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब ये रुक जाएगा फिर तो हम दुनिया में ही रुक जाएंगे, हम नहीं रहने वाले, ठीक है। तो ब्रीदिंग के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते। कुछ टाइम के लिए खाने के बिना, फूड के बिना, वाटर के बिना हम रह जाएंगे, लेकिन एयर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल प्रोसेस, कोई नया सामान नहीं बनने वाला, सिर्फ एक्सचेंज होगा। हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। कौन कौन सी न्यू चीजें बनती हैं, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। अभी देखें ब्रीदिंग, अभी ब्रीदिंग का जिक्र हो गया है तो ये भी देख लेते हैं। जब ब्रीदिंग आता है, ब्रीदिंग के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक नई टर्म यहां पर हम सुनते हैं, ब्रीदिंग रेट। अभी ब्रीदिंग रेट क्या होता है भाई, पर मिनट में, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने इनहेल एक्सहेल किया, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स यू इनहेल एंड एक्सहेल एयर, तो वो आपका क्या होगा, ब्रीदिंग रेट होगा। तो अडल्ट की अगर बात की जाए, इन अडल्ट्स में जो ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 15 से 18 बार हम इनहेल एक्सहेल वाला प्रोसेस करते हैं। ये हमारा क्या होगा, ब्रीदिंग रेट होगा। बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज में लाइक आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सांस फूल जाती है ना, आप जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस छोड़ना शुरू करते हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 18 टाइम्स से 25 टाइम्स तक पहुंच जाता है पर मिनट, ठीक है। ये बात हो रही है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। हाँ, एक पॉइंट और यहां पर नोट करने की जरूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, जब हम बच्चों की बात करते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, वो अडल्ट से ज्यादा होता है। डेट इज 20 to 30 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, गॉट इट। तो ये क्या होगा, ब्रीदिंग रेट, भाई कि एक मिनट में कितनी बार हमने एक्सहेल इनहेल किया है एयर को, वो हमारा ब्रीदिंग रेट होगा। ओके, अब हम ये ब्रीदिंग करते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। देखो बेटा, जब भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर नोज, हमारी नोज। नोज में क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं, जिनको बोल दिया जाता है नोस्ट्रिल्स। आपकी नोज यानी कि 2 होल्स हैं आपके नोस्ट्रिल्स, होल्स जिनको हम बोलते हैं, उनसे एयर को हम इनटेक करेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे। एयर को इनहेल किया, विंड पाइप, कहाँ चली गई है एयर, विंड पाइप में, और विंड पाइप से लंग्स में। अब लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स है, वी हैव 2 लंग्स, और वो जो दोनों लंग्स हैं, एक रफ स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता रही हूं, आपने पढ़ा होगा ना, अपनी ऐसे रिब्स होती है, और रिब से फिर क्या बनता है, रिब केस। तो इस रिब केस के अंदर अच्छे से, इस एयर टाइट स्पेस के अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड हैं, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर हमारे रिब केस के इधर एक मस्कुलर शीट होती है जिसको बोलते हैं डायफ्रैगम, ठीक है। अभी मैं आपको जो प्रोसेस बता रही हूं, एक तो है ब्रीदिंग इन, कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, देखिए बेटा, किसी भी चीज को आपने देखा होगा ना, आप बलून के अंदर एयर फिल करते हो तो बलून का साइज क्या होता है,
बढ़ जाता है। अब हम इनहेल कर रहे हैं, एयर अंदर जा रही है, तो हमारे जो लंग्स हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे भाई, उनको एयर फिल करनी है अपने अंदर, बढ़ जाएंगे साइज में, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ये अपवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पे जो देखो रिब्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिब्स मूव्स अपवर्ड। क्यों? क्योंकि लंग्स को स्पेस चाहिए, क्या करने के लिए, अपने अंदर एयर फिल करने के लिए। तो जो रिब्स हैं दे मूव्स अपवर्ड, और जो डायफ्रैग्म है इट मूव्स डाउनवर्ड। सिर्फ एक मस्कुलर शीट होती है, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, रिब्स अपवर्ड मूव करेंगी, काफी स्पेस मिल जाएगा लंग्स को, और इजीली उसमें अब क्या होगा, एयर अंदर फिल हो जाएगी। ये तो कब होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग। भाई जब ब्रीदिंग आप करते हो तो क्या होता है भाई, यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं एक साथ। एक तो मूवमेंट होती है हमारे रिब्स में, यानी कि रिब केस जिसके अंदर लंग्स सेट है। दूसरा रिब्स के नीचे यहाँ पर रिब, अपना जो रिब केस होता है जस्ट यहाँ पर लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है। इसके बारे में बाकी हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक मस्कुलर शीट होती है, उसे बोलते हैं डायफ्रैग्म, ठीक है। तो रिब्स अपवर्ड मूव करेंगी, डायफ्रैग्म डाउनवर्ड मूव करेगा, जिससे लंग्स को इनफ स्पेस मिल जाएगा और वो अपने अंदर एयर को फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ब्रीदिंग आउट। व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, इन दैट कंडीशन वहां पर ऑपोजिट होगा, सिर्फ आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। बलून से आप एयर बाहर निकालते हो तो क्या होता है, जो बलून उसका साइज कम होता है। सेम अब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एयर बाहर आ रही है, तो लंग्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो साइज में बढ़ गए थे अब वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आने वाले हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो आपके रिब्स हैं दे मूव डाउनवर्ड, एंड डायफ्रैग्म में क्या होगा, इट मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो ये मूवमेंट होती है, यही है हमारा क्या, मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग, कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस वहां पर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बेटा। आप यहां से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रीदिंग क्या होगा, एक फिजिकल प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, और वो जब वो केमिकल प्रोसेस होता है तो वहां पर एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। तो देखिए अभी हमें ना यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या बात है सभी मार्कर्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, यहां पर आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है होता कहाँ है, देखिए ये होता है, ये है हमारे सेल का न्यूक्लियस होता है ना, तो यहाँ है हमारे पास सेल, हमारी बॉडी के अंदर है ग्लूकोज, कौन, जो हमने फूड ईट किया था, डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो गया है, एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिली, फ्रॉम एयर। एयर से कैसे, अभी मैंने आपको बताया, हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। अब सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ये जो फूड है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें, बहुत सारी एनर्जी में, ठीक है। इनफ अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने सारे वर्क फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं। साथ में दूसरी चीजें यहाँ पे कौन सी बनने वाली हैं, आपकी CO2 है और वाटर है, यानी कि वाटर वेपर्स हैं, जो हमारे लिए एज अ वेस्ट यहाँ पर होंगे, जिनको हम अपनी बॉडी से फिर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। कैसे,
एक्सेल करके। तो बेटा देखो, अभी जो रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हुआ ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनर्जी, CO2 and water vapor inside the cell is called cellular respiration। ठीक है, cellular respiration यहाँ पे क्या हो गया है, it is a process in which glucose burns in the presence of oxygen in to form energy, CO2 and water vapor, that is cellular respiration। ठीक है, ये कहाँ होगा, हमारी सेल के अंदर होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब के अंदर, हमारे सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस और हो रहा है बेटा। क्या डिफरेंस होने वाला है, ऑक्सीजन वाला। अब अगर हमारी बात की जाए तो हमारी बॉडी में वैसे अगर देखा जाए कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बनाई है ना, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूं, वो आप ध्यान से देखना। देखिए बेटा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड दोज ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, एरोब्स। ठीक है, वी आर एरोब्स, हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड कीप इट इन योर माइंड, आप अपने माइंड में इसको रखिए कि जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिनमें जो एरोब्स हैं, दे कैंट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी टर्म्स हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे कंडीशन है जब हमारी सेल्स में, यानी कि हमारी मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब होगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होते हैं एरोब्स। और एरोब्स के अब एग्जांपल्स यहाँ पर कौन हो जाएंगे, एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में भी कौन है मैम, काऊ है, बुफेलो है, आपके डॉग है, ठीक है, ह्यूमंस हैं। ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, एरोब्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे अंदर जब हमने जो फूड खाया था, वो ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड स्टोर था हमारे सेल में, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने बहुत सारे वर्क फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अब चेंज यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है ना, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एक एब्सेंस हो गई है ऑक्सीजन की, तो जब ये एब्सेंस हो गई है ऑक्सीजन की, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर फॉर्म होगा अल्कोहल प्लस CO2। बट यहाँ पर जो एनर्जी बनने वाली है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वेरी लेस, बहुत कम होती है। ठीक है, एनर्जी होगी लेकिन बहुत कम होगी। अब सेम वहां से, अब ये जो यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल, CO2 एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, when the process of respiration take place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें क्या बोला जाएगा, अनएरोब्स। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको बोला जाएगा अनएरोब्स।
अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ईस्ट, इट्स अ टाइप ऑफ फंगस, एक फंगी की एक टाइप है ये ईस्ट। इसके अंदर क्या होता है, और बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उन सब के अंदर कौन सा होता है बेटा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो अनएरोब्स होते हैं, ये दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो टर्म है वो समझ में आ गई होगी। तो देखो बेटा, ये तो बात हो रही थी यहां पर कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में कहां? सेल में ही हो रहा है, तो ईस्ट सेल का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन अगर अब ये ग्लूकोज हमारे मसल्स में, इन मसल सेल्स, अभी मैंने बोला था कि एक कंडीशन आती है कि जब हमारे मसल्स में भी यहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिख रही हूं मैं, एब्सेंस है ऑक्सीजन की, और हमारे मसल सेल में अब यहां पर एल्कोहल नहीं, यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा, एंड प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस एनर्जी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कब होता है ऐसा कि भाई जब हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कब होती है? सेम ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, कोई भी हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है तो बॉडी को वो एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा एनर्जी की भी नीड होगी। जो एनर्जी वहां पे थी वो उसको बॉडी कंज्यूम करते जा रही है, ठीक है। और हमने देखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम जल्दी जल्दी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर ना प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो जिन सेल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने शुरू हो जाती है, अब वो अपना काम तो करेंगे ना, वहां पे जो फूड है वो उसको तो भाई रेस्पिरेशन तो वहां पे होगा, उसको तो बर्न करेंगे एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी अब एक्सरसाइज कर रही है तो उसको एनर्जी चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। तो उस कंडीशन में मसल्स के अंदर, यानी कि उन सेल्स के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और अब ये लैक्टिक एसिड हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेट्स इन आवर मसल सेल्स। अब जब मसल सेल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है? पेन हो जाता है बेटा। कहाँ? हमारे मसल्स में, ठीक है। और उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रैम्प्स, ठीक है। जब ये लैक्टिक एसिड वहां पर फॉर्म हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो पेन होता है मसल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रैम्प्स। अब जो क्रैम्प्स हैं उनसे कैसा रिलीफ मिलेगा? बाय हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाने से, या फिर हॉट ऑयल मसाज करने से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम हॉट वाटर से बात करते हैं या फिर हॉट ऑयल से मसाज करते हैं, तो उससे ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड अच्छे से वहां पे सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे वहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे अब वो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से जो लैक्टिक एसिड अब वहां पे बन रहा था ना, अब वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जिससे अब हमें क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ना आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस तरीके से, मींस व्हाट कॉजेस क्रैम्प्स इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स को कौन कॉज करता है? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यू कैन राइट लैक्टिक एसिड। अब वो लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है कम, जिसकी वजह से वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हो पाई होंगी। तो अब मैं आपको सिर्फ एक लास्ट टॉपिक अब यहाँ करवा रही हूँ। देखो, मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन भी आपको बता दिया है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बता दिया है, ठीक है। तो इसी टॉपिक से एक तो देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज, कि सिमिलरिटीज क्या होंगी, ठीक है। सिमिलरिटीज किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? दोनों ही मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की भी बता रही हूं
और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार मैं आपको सिमिलरिटीज बता रही हूं और एक बार अब मैं क्या बताऊंगी, आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो देखो बेटा, सिमिलरिटी क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड सेल, सेल के अंदर होता है। सेम यही पॉइंट आपको, यानी कि सिमिलरिटी है तो इन दोनों में सेम ही चलेंगे ना। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। दूसरा, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अभी यहां पे ये बात नहीं है कि कितनी एनर्जी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, बात है सिर्फ कि दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये तो है दोनों में सिमिलरिटीज। अब है डिफरेंस। सेम ऐसे लिखते जा रही हूं मैं। देखिए बेटा, अब डिफरेंस क्या होंगे यहां पर, देखो सेल के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज अब कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। जो इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं लास्ट प्रोडक्ट्स लिख देती हूं, कौन से होंगे, CO2 एंड वाटर। इसमें क्या होते हैं, अल्कोहल एंड CO2 आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर बात की जाए मसल सेल्स की, भाई स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। इन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लास्ट प्रोडक्ट्स यानी कि इसमें प्रोड्यूस क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर, यहां पे अल्कोहल एंड CO2। वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतनी काफी इनफ अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हमारी बॉडी फिर यूज करती है। बट यहां पर क्या होगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक में क्या होता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक में ज्यादा एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है। थर्ड थिंग, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, बट इधर पार्शियल ब्रेकडाउन। ठीक है, देखो ग्लूकोज ही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, CO2 मींस ग्लूकोज है, उसी का तो रेस्पिरेशन हो रहा है। बट जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। लेकिन अगर बात की जाए अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर हम जो हमारा हाँ, अब एक डिफरेंस जैसे हम बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो टेक प्लेस हो रहा है कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सेल ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, और कब, इन द, अच्छा मेन पॉइंट तो मैंने छोड़ ही दिया यहाँ पर, अब उसके लिए ये रब कर देते हैं। जो मेन पॉइंट है यहां पर, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अनएरोबिक है जो आपका, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दीज फोर आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप बेटा आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस
एंड इन अदर एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक जो अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, अपने चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए। इवन यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स, आप इनको लिख भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप जब तक अपना पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।